आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप इंडिविजुअल सोलो ट्रैवल करते हैं। हाँ सर, अगर मैं दिल्ली के आसपास हूँ, दिल्ली एनसीआर तक, तो मैं सोलो ट्रैवल इजीली कर सकती हूँ, कर लेती हूँ। और इससे बाहर जैसे कभी गए हैं तो फैमिली सपोर्ट रहता है, कोई ना कोई ज़रूर साथ में रहता है। आप सेफ फील करते हैं ब्लॉगिंग के दौरान? सर, ऊपर वाले की दया से अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर अभी एक इशू पब्लिक फॉर्म में आया, ट्रिपल तलाक। ओके। इस पर आपकी क्या राय है? मैं ये जो काफ़ी लोगों ने इसका मिसयूज़ किया है, मिसयूज़ इन द सेंस किया है कि तलाक 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 कहकर बड़ी इजीली छुटकारा पा लिया, 9 महीने का टाइम 3 वर्ड्स में निकाल कर दिया। कई लोगों ने इस चीज़ को मिसयूज़ किया। दोस्तों, जैसा कि आपने आज तक देखा, पूछताछ के सेट पर हमने बहुत से सेलिब्रिटीज को बुलाया, सम्मान किया, उन पर गंभीर आरोप लगे। लेकिन आज हमारे पूछताछ के सेट पर हैं हमारे स्पेशल गेस्ट, जिन्होंने ब्लॉगिंग से अपना सफर शुरू किया, बहुत से लोगों को मोटिवेट किया। तो स्वागत करते हैं हम पूछताछ के सेट पर वसीमा जी का। वसीमा जी, मोस्ट वेलकम थैंक टू यू द सो टीम मच सर। पूछताछ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ मैं आपके सेटअप पर आकर, और थैंक यू। वसीमा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि आपने ये व्लॉगिंग का सफर कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या आइडिया आया? सर, आइडिया कुछ ऐसा है कि हर इंसान के एम्स, एम्बिशंस और ख्वाहिशें होती हैं। मेरी भी थी, मैंने बहुत इससे पहले काम किए हैं। लाइक एजुकेशन लाइन में मैंने स्कूल, प्ले स्कूल वगैरह स्टार्ट किया था। कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं चला पाई उसको, और कुछ रीजंस बेसिकली फाइनेंशियल रीजंस होते हैं जिसे हम नहीं कैरी ऑन कर पाते हैं। फिर उसके बाद कोरोना आया। कोरोना में जब दुनिया चार कमरों के, मतलब चार दीवारी के सीमित हो गई थी, वहीं पे सिर्फ एक टीवी में ही हम लोगों को देख रहे थे क्या चल रहा है। तो उस टाइम व्लॉगिंग का जो ये था, ये सब काफ़ी बूम कर रहा था, पीक पर था। काफ़ी था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा, और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, नई जगहें देखने का बहुत शौक़ है, और कुछ अगर मेरे पास अच्छी नॉलेज है तो मैं उसे ज़रूर चाहती हूँ कि मैं उसको लोगों में फैलाऊँ। तो मुझे व्लॉगिंग से बेटर फिर कोई और प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया, तो फिर मैंने शुरू कर लिया और कैमरा उठा लिया। तो आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप इंडिविजुअल सोलो ट्रैवल करते हैं। हाँ सर, अगर मैं दिल्ली के आसपास हूँ, दिल्ली एनसीआर तक, तो मैं सोलो ट्रैवल इजीली कर सकती हूँ, कर लेती हूँ। और इससे बाहर जैसे कभी गए हैं तो फैमिली सपोर्ट रहता है, कोई ना कोई ज़रूर साथ में रहता है। आप सेफ फील करते हैं ब्लॉगिंग के दौरान? सर, ऊपर वाले की दया से अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मेरी नज़र के सामने से गुजरी हैं। मैं अगर कहूँ तो कैब ड्राइवर्स का किस्सा आप ले लीजिए। कैब बुकिंग करते वक्त थोड़ा सा वो रहता है। उसके अलावा अगर ट्रेन में आप अकेले सफ़र कर रहे हैं, उसका भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा मैंने इवन रेड लाइट्स पे देखा है। अगर मैं छोटी छोटी बच्चियों की बात करूं, महज 8-9 साल या उससे भी छोटी की बच्ची, आप यकीन मानेंगे सर, रेड लाइट पे खड़े हुए हैं ये जो भिखारी बेगर्स लोग होते हैं। मैंने इस तरह से देखा है कि ट्रक ड्राइवर्स वगैरह इस तरह से इशारा कर रहे हैं और उसको बुला रहे हैं पैसा देके। अच्छा, रेड लाइट पे सब खड़े हुए हैं, मैंने क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं चिल्ला नहीं पा रही हूँ, मैंने अपना कार का हॉर्न बड़ी तेज बजाना शुरू कर दिया जिससे आसपास वाले सब अलर्ट हो जाएं। तो वो भी समझ गया कि कुछ शोर हो रहा है। तो वो बच्ची है, वो भी घबरा के उसने अपना आगे निकल गया, और वो बच्ची बस इस तरह से, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मुझे उनके, अगर उन लोगों का मैं देखूं, हम लोग तो फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं कर लेंगे, लेकिन वो इतने बिल्कुल मासूम है, उनको नहीं पता उनके साथ खुदा ना खास्ता क्या ना हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए सर कुछ है, हमारी पुलिस क्या कर सकती है? देखिए, जैसा आपने बताया, इस तरह के कंडीशंस में आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत अश्लील हरकतें करते हुए पाए जाने पर 1 साल तक की कैद और सजा का प्रावधान है। जरूरी नहीं है कि आप ही इसके अंदर किसी भी तरीके से आप विक्टिम हैं, आप आवाज भी उठा सकते हैं, एक कंप्लेनेंट बन सकते हैं। छोटे बच्चों की मॉलेस्टेशन की बात करें तो उन पर पॉस्को एक्ट चलाया जाता है। इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 376 रेप, इसके तहत भी सजा के बहुत से प्रावधान हैं। और यदि बच्चा
12 साल से कम की एज का है। अंडर सेक्शन 83 के तहत पनिशमेंट है, 7 साल तक की सजा के प्रावधान हैं। ओके। इस तरह के वेरियस प्रोविजंस हमारे आईपीसी में, हमारे कानून में दिए गए हैं। पूछताछ की टीम चाहती है कि आप अपने लीगल राइट्स को जाने, पहचाने और अवेयर रहें। वसीमा जी, जब आपने पॉडकास्ट शुरू किया तो कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ, धर्म को लेकर चीज़ें टारगेट हुई, आपने किसी धर्म को टारगेट किया या किसी धर्म ने आपको टारगेट किया? सर, बहुत पुराना इंसिडेंट नहीं, बहुत फ्रेश इंसिडेंट बताती हूँ दिवाली का। क्योंकि मैं मतलब मिक्स कम्युनिटी में रहती हूँ, तो मैं भी अपने नेबर्स के साथ नीचे गई हुई थी। सब वहाँ पे आतिशबाजियाँ वगैरह हो रही थी, तो मैंने लाइव किया था इंस्टाग्राम से। तो मेरे मैक्सिमम फॉलोवर्स ज़ाहिर है मुस्लिम्स हैं, तो उसमें से एक जनाब आते हैं और वो तनकीद करते हैं कि तुम दिवाली क्यों मना रही हो, तुम सीधा जाओ अपने घर में जाके बैठो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तब मैंने इग्नोर कर दिया। फिर से वो रिपीट होने लगा मैसेज, तो मैंने उसको ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर दिया। फिर मेरी जो सोच है वो ये बताती है, मैं इंडियन हूँ, मैं एक सेकुलर कंट्री में रहती हूँ, और हमारी कंट्री की जो खूबसूरती है वो यही है कि हर तरह का रिलीजन है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, सब हैं। अपना फेथ फॉलो करना, अपना रिलीजन फॉलो करना और अपने पड़ोसियों के साथ, उनके साथ त्यौहार में खुशी मनाना, सब चीज़ें बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं। वो मेरी ईद पर आके मुझे मुबारकबाद देते हैं, तो मैं भी उनकी दिवाली पर जाकर उनकी मिठाई खाती हूँ, उनको मुबारकबाद देती हूँ। तो ये ह्यूमैनिटी है, ये इंसानियत है। मुझे लगता है कि रिलीजन से ऊपर आपकी इंसानियत आती है सबसे पहले, और मैं इस तरह से एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी बहुत अच्छी सोच है। आपकी सोच के लिए आपको थैंक यू वेरी मच। पूछताछ के सेट पर ऑडियंस को आपने इतना अच्छा मैसेज दिया। जी सर। इसके अलावा हम बात करें, एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर अभी एक इशू पब्लिक फॉर्म में आया, ट्रिपल तलाक। ओके। इस पर आपकी क्या राय है? सर, ट्रिपल तलाक एक्चुअली अगर मैं इसको थोड़ा सा वो बताऊं, एक स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियोटाइप मतलब एक सोच बनी हुई है लोगों की। अगर देखा जाए इस्लाम ने बहुत आसानी की है। अच्छा, इस्लाम ने आसानी की है कि अगर किसी XYZ रीज़न से हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो सकते हैं। उसमें ये है कि जैसे पहली तलाक दे दी, उसके बाद इस्लाम के अकॉर्डिंग ये है कि पहली तलाक के बाद आप 3 महीने वेट करेंगे, फिर सेकंड तलाक देंगे, फिर 3 महीने वेट करेंगे, फिर थर्ड तलाक देंगे, अगर आपकी इस बीच में कोई भी सहमति नहीं बन रही है, सोच नहीं बन रही है। मतलब इस्लाम पूरी तरह छूट देता है कि आप अपने रिश्ते को बचा सकें, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का भी मामला होता है, बच्चों का फ्यूचर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं ये जो काफ़ी लोगों ने इसका मिसयूज़ किया है, मिसयूज़ इन द सेंस किया है कि तलाक 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 कहकर बड़ी इजीली छुटकारा पा लिया। 9 महीने का टाइम 3 वर्ड्स में निकाल कर दिया। कई लोगों ने इस चीज़ को मिसयूज़ किया। उसमें रीज़न ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता, अलग अलग सोच के लोग हैं। हो सकता है उसे कहीं और से दहेज ज़्यादा मिल रहा हो, वो सेकंड शादी करना चाह रहा हो, वो चाह रहे पहली वाली से पल्ला छुड़ा लो किसी तरह। तो इस्लाम ने इस तरह की वो दी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ या जो भी कहते हैं उसको सर, अगर ये मिसयूज़ ना होता तो फिर शायद इस वाले लॉ की भी ज़रूरत ना आती। तो ये मिसयूज़ जो होने लगा है ना, ये गलत है। मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये है कि रिश्ते को बचाने की, बच्चों के फ्यूचर को संवारने के लिए मतलब थोड़ा सा वक्त दिया जाता है कि फिर भी आपसी सहमति कर लो, कोई गुंजाइश है रहने की तो रह लो, ये है। देखिए, ये जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है बहुत ही सेंसिटिव है, और इसके मिसयूज को रोकने के लिए सेक्शन 4 आईपीसी, ये एक पूरी तरह नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसके अंदर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ ही जुर्माना भी। जी वसीमा जी, इस्लाम में एक कानून है जिसमें 4 शादियों तक का प्रोविजन है, क्या ऐसा कुछ है? और उस पर वसीमा जी क्या कहना चाहते हैं? सर, ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर मैं बताऊं, ये लोगों ने बना लिया है अपनी आसानी के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए कि जी इतना इतना ऐसे ऐसे है।
जबकि अगर देखा जाए 4 शादियों का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके लिए जो कहा जाता है ना कि अगर वो फर्स्ट हस्बैंड सेकंड मैरिज कर रहा है तो फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेनी लाजमी है, मतलब ज़रूरी है। अगर वो नहीं लेता, कहते हैं कि अलाउड नहीं है, वो बिना उसके भी कर सकता है। सर वो वहाँ पे इस तरह से इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसे डरा देता है, धमका देता है वाइफ को कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो वो डर के मारे बेचारी फिर वो चुप हो जाती है, सहम जाती है, फिर वो अपने शौक़ पूरे कर लेता है। यहाँ तक कि अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम में बताऊँ तो 4 शादियाँ भी ऐसी नहीं है कि आप अपने शौक़ के लिए किए जा रहे हैं। वहाँ पर भी लिमिट एक सीमित एक बनाई है, वो भी 4 इसलिए की हैं कि सबको इक्वल राइट मिलेगा, सबको इक्वल खर्चा पानी मिलेगा, इक्वल वक्त मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि अच्छा शादी भी अगर बताई जाए तो किसी ऐसे से होनी चाहिए कि या तो वो विडो हो या वो बहुत बेसहारा हो, उसकी शादी ना हो रही हो और बहुत ज़्यादा मतलब अकेली है, किसी को सपोर्ट करने के लिए। शादियों का, मल्टीपल शादियों का तो कल्चर खैर हम राजा महाराजाओं के दौर से भी सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसको भी लोगों ने बड़ा तोड़ मरोड़ के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर लिया है, जो कि गलत है। जहाँ तक वसीमा जी बात है 4 शादियों की, तो पब्लिक फोरम में ये पूरी तरह क्लियर है कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने पुराने समय में ये जो शादियाँ, एक से ज़्यादा जो शादियाँ की, उसके पीछे रीज़न जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग था, या समाज में जो विडो है या पिछड़ी हुई महिलाएं हैं जिन्हें समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, उन लोगों को स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए एक से ज्यादा शादियां की। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब करंट सिनेरियो में जो भी लोग हैं एक से ज्यादा शादियां कर रहे हैं, वो अपने कंफर्ट जोन की हिसाब से कर रहे हैं। हाँ। और ये पूरी तरह गलत है। हाँ, करेक्ट। इसके अलावा एक पॉइंट आता है वसीमा जी, हिजाब जी। आपको क्या लगता है कि क्या एजुकेशन में हिजाब बैन होना चाहिए? कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब पर बैन लगाया। हाँ। मैं सर इस पर ये कहूँगी कि अगर ये यूनिवर्सल सिविल लॉ अगर आता है, मैं यहाँ पे उस चीज़ से शुरू करूँगी, यूनिवर्सल लॉ सिविल के तहत, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें देखिए हमारे मन का खाना, हमारे मन का फेथ, हमारे मन का रिलीजन, हमारे मन के जो कहते हैं कि लैंग्वेज हुई, आपकी सोच हुई, उस सब की एक हमारा राइट है, वो देता है। अगर ये यूनिवर्सल सिविल लॉ आता है तो फिर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वो फिर किसी एक रिलीजन के लिए ना हो, क्योंकि अगर ये सेकुलर कंट्री है उसमें फिर सिख भी हैं, जैन भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सब हैं, मुस्लिम्स भी हैं, फिर सबके लिए हो, नॉट फॉर ओनली वन पर्टिकुलर रिलीजन, फिर वो सबके लिए हो। अगर वो आता है तो फिर उसमें वही बात आ जाती है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। एक बाग है, एक गार्डन है, अगर एक गार्डन में एक ही तरह के आप फूल देख रहे हैं तो मतलब ठीक है, आपको दिख रहा है बस एक ही कलर नज़र आ रहा है, लेकिन हमारी जो इंडिया की खूबसूरती है वो ये है, हर रंग नज़र आ रहा है, एक मिक्स्ड वो नज़र आ रही है, उसकी खूबसूरती और दुगनी चौगनी हो जाती है। तो अगर यूनिवर्सल सिविल लॉ आ गया तो फिर मुझे लग रहा है हमारी जो देश की खूबसूरती है ना, वो कहीं ना कहीं, और फिर लोगों के राइट्स वो बाउंडेड हो जाएंगे। बाकी तो एक बड़ा हॉट टॉपिक अभी हमें सभी को देखने को मिला। हाँ। सीमा हैदर। हाँ। सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती हैं जी, उनका प्रेम प्रसंग चलता है हिंदुस्तान में आके शादी करती हैं। इस पर वसीमा जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, सीमा हैदर के बारे में जितना मैंने जाना है वो मीडिया के थ्रू जाना है, और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि उस पर तो फतवा जारी हो गया है कि अगर वो लौट आई तो उसको मार दिया जाएगा। तो पहले तो मैं फतवा को एक्सप्लेन कर दूं कि फतवा क्या होता है। फतवा बेसिकली जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, जिनका रुतबा मतलब रिलीजियस के मैटर में सबसे मतलब उनको काफ़ी नॉलेज होती है, तो उनसे पूछा जाता है उस रिलीजन के बारे में कि क्या सही है क्या गलत है। अब मतलब उनसे मतलब एक तो फतवा ही होता है। कई लोगों का कॉन्सेप्शन ये है, मतलब जो सोच है वो ये है कि फतवा को समझते हैं फतवा जारी हो गया यानी कि उसको मार दिया जाए।
तो मार दिया जाना नहीं होता। एक तो इसको करेक्ट मैं करना चाहूँगी। दूसरा ये है कि जितना भी मैं सीमा हैदर के बारे में जान रही हूँ सर, ऑन मीडिया जितना भी शो हो रहा है उसके बारे में जानती हूँ, मैं उसे पर्सनली कुछ नहीं जानती। और किसी को मारने वाला जो ख्याल है वो मैं बिल्कुल भी नहीं इसके सहमति में हूँ, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स। क्या हिंदुस्तान में फतवा लीगल है? नहीं सर, लीगल इन द सेंस ये एक इस्लामिक थॉट है जो सब अपने रिलीजन के बेस पे, अगर कोई आपका डाउट है उसको लेके, लाइक शादी को लेकर है कि क्या किस तरह से नमाज पढ़नी चाहिए, या हमारा ये स्टाइल ऑफ नमाज है, या हम इस तरह से फॉलो करते हैं, तो वो हम उनसे करेक्ट कर लेते हैं कि क्या सही तरीका है। फतवा बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं। वसीमा जी, आप सारे सामाजिक बंधनों को तोड़कर, जैसा अभी यूजुअली हम देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में फीमेल्स को इस तरह सोशल मीडिया पे आने की, एक्सपोजर देने की परमिशंस नहीं है, आपको क्या लगता है कि अब वो चीज़ें हट रही हैं? सर हाँ, अब लोग काफ़ी एजुकेटेड हो गए हैं। और बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। मैं मतलब एक तरफ हिजाब, एक हाँ, तरफ व्लॉगिंग, हाँ, ये दोनों पूरी तरह अलग टॉपिक्स। नहीं सर, आपका हिजाब या आपका पर्दा आपको आपकी कामयाबी में आड़ नहीं है कभी भी, मैं ये कहूँगी। ये आपकी एक पर्सनल प्रेफरेंस है। इनफैक्ट मेरी नज़र में ये आपके लिए बहुत बड़ी सेफ्टी का एक वो भी है, अच्छा भी है। और सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इवन रेसलर्स हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपना पर्दा कायम करते हुए भी अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हिजाब कभी भी बैरियर बना है आपको आपकी एजुकेशन या आपको अच्छे रुतबे तक पहुंचने में। तो ये मिसकंसेप्शंस हैं। और अगर कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, कुछ फैमिलीज़ अगर ऐसी हैं जो सोचती हैं कि नहीं जी हमारी बच्चियाँ सिर्फ घर तक सीमित रहेंगी, घर संभालेंगी। देखिए, जब आप अपने घर में अपनी बीवी के लिए लेडीज़ डॉक्टर ढूंढने जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी बीवी का या आपकी बहू का इलाज लेडी डॉक्टर करें, लेकिन आप अपने घर में ही अपनी बेटी को जब पढ़ाई नहीं कराएंगे, आगे उनको हायर एजुकेशन का एक्सेस नहीं देंगे, तो आप खुद सोच लीजिए कि आप आपकी जो ये फर्स्ट सोच है कि आप लेडी से ट्रीटमेंट कैसे करवाएंगे। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ करें ना करें, आपको अपने पैर पर ज़रूर खड़ा होना है। आपके एम और एम्बिशन ज़रूर होने चाहिए। और अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी है हर औरत को, वो घर के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। देखिए, बहुत अच्छा मैसेज वसीमा जी ने पूछताछ के माध्यम से ऑडियंस को दिया। एक बैलेंसिंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी में हम डिफरेंट फील्ड्स में हम देखते हैं, आज जो फीमेल्स हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, पॉलिटिक्स, हर फील्ड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और कहीं ऐसा नहीं है कि हिजाब उनकी प्रोग्रेस में कभी नहीं किसी तरह से हर्डल बना हो। सिर्फ ये उनको जानने की और समझने की ज़रूरत है कि उनकी लिमिटेशंस कहाँ तक हैं। करेक्ट। तो आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया पूछताछ के माध्यम से सभी व्यूअर्स को। सर, आजकल ये जो एआई इफ़ेक्ट आया है, बड़ा ही ख़तरनाक एआई इफ़ेक्ट आया है, जिसके ज़रिए फीमेल्स की जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इनको पोर्नोग्राफ करके वायरल किया जाता है। सर, इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या आया है? जी, ये एक बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव इशू है। डीप फेक टूल नाम से एआई इफेक्ट है। आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 66D, ऐसा करते हुए पाए जाने पर 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। आपको हमेशा अपने सोशल मीडिया पर पूरी प्राइवेसी रखनी है, सिक्योरिटीज रखनी है और रैंडम इंटरेक्शन से बचना है। वसीमा जी, पूछताछ के सेट पर आकर आपने हिजाब, ट्रिपल तलाक, पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा शादियां, ऐसे मुद्दों पर अपनी राय देकर लोगों के मिसकंसेप्शन निकालकर आपने एक बेहतर मिसाल पेश की है। पूछताछ की टीम आपका स्वागत करती है, थैंक यू करती है इस तरह के इश्यूज पर अपने थॉट्स रखने के लिए। थैंक यू सर। पूछताछ के सभी ऑडियंस से
मैं अपील करूंगा कि हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि इन सेंसिटिव इश्यूज के साथ हमारा ये वसीमा जी के साथ एपिसोड आपको कैसे लगा। कमेंट सेक्शन में जाएं, ज़रूर बताएं और साथ ही बताएं कि अगले पॉडकास्ट के एपिसोड में आप किसको देखना चाहेंगे। थैंक यू ऑल, लव यू, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। पूछताछ होगी, पूछताछ खोलेंगे सारे राज, अब खोलेंगे सारे राज।